ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। बिहार में राहुल गांधी ने लांघी जुबानी मर्यादा, प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर आए। क्या राहुल गांधी भूल गए पीएम की मर्यादा? नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। एक तरफ देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की कुर्सी संभाल रहे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी। वैसे तो दोनों ही नेताओं के बीच कोई जोड़ नहीं, क्योंकि पीएम मोदी जहां आज तक कोई चुनाव नहीं हारे, तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस को हराते हराते खुद अपनी अमेठी सीट भी हार चुके हैं। और ये हार लगता है अब राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ जब ईवीएम वाला मुद्दा नहीं चला, तो फिर एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि पीएम मोदी वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। और अपनी इस बात को साबित करते करते राहुल गांधी इस हद तक पहुंच गए कि उम्र और पद में बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क छाप भाषा पर उतर आए। जिस कांग्रेस पार्टी का एक वक्त देश में जलवा था, अकेले दम पर देश की सत्ता हासिल करती थी, उस कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई कि चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी के दम पर बिहार की सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है। और इस सपने को पूरा करने के लिए राहुल गांधी लगता है किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए 17 अगस्त से ही बिहार की खाक छान रहे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते सड़क छाप भाषा पर उतर आए। यकीन नहीं तो बिहार के मुजफ्फरपुर में दिया गया उनका यह भाषण सुन लीजिए। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच पद के साथ साथ उम्र का भी बड़ा फर्क है। पीएम मोदी जहां 74 साल के हैं, तो राहुल गांधी वहीं 55 साल के हैं, यानी पीएम मोदी से करीब 19 साल छोटे हैं। लेकिन इसके बावजूद लगता है बड़ों का सम्मान करने की तहजीब ताक पर रख दी है। इसीलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत के विरोध में लगातार कदम उठा रहे हों, लेकिन कम से कम पीएम मोदी के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, राहुल गांधी की भाषा देखिए, प्रधानमंत्री का पद भूल गए, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करते। सोनिया गांधी का पालन पोषण ऐसा ही है, उन्होंने एक बदजुबान घमंडी आदमी को पाला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो राहुल गांधी की भाषा का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए तू तड़ाक करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा
क्या मर्यादित भाषा और तू तड़ाक करना उनके डीएनए में है? शब्दों की मर्यादा को तार तार करके भंग करके तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं। तो ये चेतावनी दे दें, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया। पत्रकार अभय प्रताप सिंह ने भी राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतनी सड़क छाप भाषा, राहुल गांधी को ऐसे संस्कार किसने दिए, कहां से सीखा ये सब? हिंदू धर्म तो ये सब नहीं सिखाता। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है सरकार का विरोध करना, लेकिन ये विरोध भी भाषा की मर्यादा के साथ करना चाहिए। राहुल गांधी से पहले भी विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। यकीन नहीं तो बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को याद कर लीजिए, जब वो विपक्ष की नेता थी, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कभी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, अब उनके पद का सम्मान किया। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार नेता विपक्ष बने राहुल गांधी के लिए ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि पहले वो नेता विपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर नहीं थे, लेकिन अब वो नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में कम से कम अब तो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री के प्रति सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी की भाषा पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी, तब वो तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती थी, वो भी सुन लीजिए। दूसरा तीसरे से ज्यादा खतरनाक और हर घोटाले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों एक रहस्योद्घाटन हुआ कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के तार विदेशों से जुड़ रहे हैं और ये बात किसी ने लिखी नहीं, सरकार के अपने हलफनामे में कही गई कि इसकी जांच का दायरा इतना व्यापक है कि हमें विदेशों में जाकर भी जांच करनी पड़ेगी। आदर्श सोसाइटी घोटाले में आज रहस्योद्घाटन हुआ कि जिस अधिकारी ने फाइल आगे बढ़ाई उसको टैग मिलता गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रहस्योद्घाटन हुआ कि जो अधिकारी तिहाड़ जेल के अंदर इस घोटाले में बंद हैं, उनकी हत्या की साजिश रची गई। हर दिन नई बात आती है, लेकिन सोनिया गांधी कहती है कि प्रधानमंत्री कटघरे में नहीं है, प्रधानमंत्री की कहीं जिम्मेदारी नहीं है। अभी यहाँ सीवीसी की बात कर रहे थे अरुण जेटली जी, मैं कहना चाहती हूँ सरदार मनमोहन सिंह जी, आप उस गुरु के सिख हैं जिसने मां भवानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, देह शिवावर मोहे है शुभ कर्म तो कबहू न करूं, अरिसो जब भी मैं जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। मां भवानी के सामने वरदान मांगा था कि मां शुभ कर्मों से मैं कभी नहीं करूं, तो ऐसा वरदान दे। और आपने उस गुरु के सिख ने बैठकर अपने हाथ से एक अशुभ काम करने का काम किया और अपने हाथ से दस्तखत कर दिए एक दादी आदमी को उस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली संस्था पर बैठाने के लिए, जिसको सबसे बड़ी संस्था एपेक्स बॉडी माना जाता है। मित्रों, उस कमेटी में केवल 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। हम तीनों के सामने 3 नामों का पैनल आया। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि इस एक व्यक्ति पर मेरा रिजर्वेशन है, क्योंकि ये केस में लिप्त हैं, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। जब ये केरल में फूड सेक्रेटरी थे, उस समय पामोलिन का एक केस इन पर चला था।
हम नहीं चाहते कि किसी दागी व्यक्ति को सीबीसी बनाया जाए। मुख्य सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये जो बाकी 2 लोग हैं इनमें से आप किसी को चुन लीजिए। वो नहीं माने। मैंने कहा कि आप पैनल को बड़ा कर लीजिए, बाहर से और अफसर ले आइए, कोई भी उनमें से किसी को बना लीजिए। वो नहीं माने। मैंने कहा अच्छा 24 घंटे के लिए आप मीटिंग स्थगित कर दीजिए, जो बात मैं कह रही हूँ उसका फीडबैक ले लीजिए कि एक दागी व्यक्ति को लगाने में आपकी कितनी हेठी होगी। वो नहीं माने। उन्होंने कहा फैसला तो आज ही करना है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी अगर फैसला आज ही करना है और इसी को लगाना है तो मैं सहमति नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा मत दीजिए। मैंने कहा मैं लिखित में असहमति दूंगी। तो उन्होंने कहा दे दीजिए। मैंने हाथ से लिखा आई डिसएग्री, मैं असहमत हूं, लेकिन प्रधानमंत्री आप जवाब दें कि बाकी चीजों में वो कह सकते हैं मैं फाइल दिखाऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था विजिलेंस कमिश्नर के चीफ कमिश्नर को लगाने में आपकी सीधी जिम्मेदारी है या नहीं है। वहां किसी और के दस्तखत नहीं है प्रधानमंत्री जी, वो नियुक्ति आपके दस्तखतों से हुई है, वो गृह मंत्री के दस्तखतों से हुई है और मेरी असहमति की टिप्पणी वहां दर्ज है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री तो मिस्टर क्लीन है, अगर आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप देखकर आंखें मूंदते हैं तो भी आप उतने ही बड़े अपराधी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता कुरुक्षेत्र, जिसकी 4 पंक्तियां बहुत चर्चित हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर आप भ्रष्टाचार को देखकर तटस्थ रहते हैं तो भी आप अपराधी हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन सीबीसी की नियुक्ति में तो आपकी तटस्थता की भूमिका नहीं थी, आपकी सक्रिय भूमिका थी। आपके अपने हस्ताक्षरों से वो नियुक्ति हुई है, उस पर आपको क्या कहना? आज सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, लेकिन जो बात मैं कह रही थी मित्रों आपसे कि हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के सामने लगे हुए इन सवालों का जवाब ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ना पीएससी दे सकती है। इसके लिए जेपीसी के लिए सांसदों को बैठने की आवश्यकता है, आप मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसलिए केवल हम नहीं, समूचा प्रतिपक्ष, उनके समर्थक दल भी और बाद में तो उनके घटक दल भी ये मांग कर रहे थे कि जेपीसी दे दीजिए। मेरा एक प्रश्न है कि आपने जेपीसी नहीं दी, कम से कम आप इतना तो बता दीजिए कि आप जेपीसी देना क्यों नहीं चाहते। ये तो हमें अधिकार है जानने का। मैं आज इस मंच से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी कहती है नो जेपीसी, मनमोहन सिंह कहते हैं नो जेपीसी। आई एम ओनली आस्किंग व्हाई नो जेपीसी? मैडम सोनिया गांधी व्हाई नो जेपीसी? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर व्हाई नो जेपीसी? एक कारण तो बता दीजिए, एक वजह तो बता दीजिए कि जेपीसी क्यों नहीं। आप पीएससी के सामने जाने को तैयार हैं, लेकिन आप जेपीसी को गठित करने के लिए तैयार नहीं। आज इसका जवाब चाहिए सरकार को, सरकार से, और वो जवाब मांगने के लिए हमने इन रैलियों का आयोजन किया है। मित्रों, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर इनके पास छिपाने को कुछ नहीं है तो जेपीसी के गठन में दिक्कत क्यों?